हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आई होप अब मौज मस्ती चल रही होगी आज आपकी। अब छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं कुछ बच्चों की होने वाली हैं शुरू। अब दबा के अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्रेशर कोई है नहीं, अभी एग्ज़ाम्स है नहीं। आराम से अच्छे से लर्न करते हुए चलेंगे और बढ़िया पढ़ाई करते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एंड स्टैंडर्ड्स चैप्टर का नाम जो है ना, ये हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया होगा, बट अंदर का कंटेंट लगभग लगभग सिमिलर होगा, सेम होगा। कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा, किसी बुक में थोड़ा बहुत लेस होगा, बट जो मैं मेजर मेजर कवर करना है इस चैप्टर में वो मैं आपको यहाँ पे करवाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स में? देखो, कोई भी चीज़ करने के ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हर घर के भी रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कौन बनाता है? घर के अंदर रूल्स बनाते हैं पेरेंट्स। और वहाँ पे कौन बनाता है? बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनकी टॉप लीडरशिप होती है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो अब यहाँ पर कौन है टॉप लीडरशिप, टॉप ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया के अंदर कैसे चलेगा, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्या क्या कन्वेंशन होंगी, ये अब हम देखते हुए चलेंगे यहाँ पर। बेसिकली इंडिया के अंदर जो टॉप अथॉरिटीज़ लाया करती है ना, वो किसके पास करती हैं? एक तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। दूसरा किसके पास करती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो होता है हमारे पास। और भी ऐसी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू हम ये अकाउंटिंग सेट ऑफ कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स इस्टेब्लिश करते हैं। इनको हम कहते क्या हैं? जो हमारा प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस होते हैं, इनको ऑल टुगेदर मिलके क्या बन जाते हैं मेरे? गैप। गैप का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। गैप का क्या मतलब होता है? गैप की पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। इसका मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं: प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस। मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कुछ सेट ऑफ मेरे जो स्ट्रीमलाइन बने होते हैं कि मेरे को कैसे काम करना है, उसके कुछ जो सेट्स होते हैं कि भाई हमें कैसे क्या चीज़ करनी है। अब अकाउंट्स में कौन बताएगा क्या चीज़ करनी है? वो हमें बताएंगी हमारी अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ के नाम मैंने अभी आपको बताए थे कौन कौन सी। ICAI हो गई, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट। और क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया। और हमारे पास कंपनीज एक्ट वगैरह में भी चेंजेस होते रहते हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अब इन तीनों को जो कहते हैं ना, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन, इनको हमने जनरल नाम दे दिया गैप। अब बार बार ये तीन वर्ड्स ना यूज करके सिंपली क्या यूज कर सकते हो? गैप। कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? थ्रू गैप। गैप का क्या मतलब हो गया? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब जो जनरल होते हैं, बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं और एक्सेप्टेड होते हैं, हर कोई एक्सेप्ट करता है, कोई मना नहीं करता इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो हमारे हैं ही, जो सेट ऑफ रूल्स एंड डिफाइंड है जिनके थ्रू हमें अकाउंट्स करनी है आगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास बेसिक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस की। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे कन्वेंशंस का। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशंस। दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब फंडामेंटल कितनी अजम्पशंस हमारे पास? तीन अजम्पशंस। आपके सामने स्क्रीन पे तीनों अजम्पशंस आ रही हैं, एक एक करके मैं इनको समझाता हुआ चलता हूँ आपको। पहली अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिजनेस चलता रहेगा, उसके मालिक, उसके ओनर्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसके मैनेजर्स, उसके क्रेडिटर्स, डेटर्स, उससे रिलेटेड कोई भी बंदा जिंदा रहे नहीं रहे, उसके साथ रहे या ना रहे, उसका साथ छूटता चला जाए, बट बिजनेस क्या रहेगा? चलता रहेगा। अब आज आप देखो किंगफिशर, हमारा जो फेवरेट एग्जाम्पल चलता आ रहा है शुरू की क्लास से, विजय माल्या हट गया किंगफिशर से, उसको निकाल दिया किंगफिशर से, उसके बाद पैसा नहीं था, किंगफिशर एयर बिक गया था किंगफिशर। तो आज भी किंगफिशर चल रहा है, ऐसा नहीं है किंगफिशर नहीं चल रहा। किंगफिशर एयरलाइंस भले ही बंद हो गई है, बट किंगफिशर के बाकी बिजनेसेस आज भी चल रहे हैं। तो उसका किस कॉन्सेप्ट से लेना देना था? उसका कॉन्सेप्ट था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि भाई भले ही उसके मालिक मर जाएं, भले ही वो साथ छोड़ दें बिजनेस का, बट बिजनेस क्या है हमारा? चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है? business will go on forever. business will go on forever. पर अब एक चीज देखो, ये एजम्पशन है। एजम्पशन का क्या मतलब होता है? कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर, बट ऐसा हो भी सकता है कि वो ना चले। बट जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा। तभी हमारे पास दो खर्चे होते हैं। कौन कौन से दो खर्चे होते हैं हमारे पास? दो खर्चे कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक हमारा,
और दूसरा कौन सा होता है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मेरा हो गया कि जो मैंने भाई साल भर में अपने छोटे मोटे खर्चे थे, रेंट था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, सैलरीज थी, ये सब चीज़ें थी, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो मैं अपनी कैपिटल पे इन्वेस्ट करता हूँ, एक्सपेंडिचर करता हूँ, यानी कि जो मैं मेजर मेजर बहुत मोटे मोटे खर्चे करता हूँ बिजनेसेस में। कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं, मैं क्या लेता हूँ, बिल्डिंग लेता हूँ, मशीनरी लेता हूँ, फर्नीचर एंड फिटिंग्स लेता हूँ। तो क्या मैं मान के चलता हूँ कि मेरा बिजनेस 2 या 3 साल चलेगा? नहीं, मैं इसको किस असम्पशन से लेता हूँ कि मैं इसको बहुत साल चलाने वाला हूँ, मैं कम से कम इसको 8-10 साल, 12 साल, 15 साल, इस एजम्पशन के साथ लेता हूँ। नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूंगा अगर मेरा बिजनेस फॉर एवर नहीं चलेगा। मैं बिजनेस को बढ़ाना ही नहीं चाहूंगा कभी। मैं सोचूंगा ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाओ और आगे बढ़ो, बिजनेस खत्म करो और आगे चलो, अगला काम कोई शुरू करो। ऐसा नहीं होता। हम सोच के चलते हैं अगर एक बिजनेस खोल रहे हैं तो उसकी लाइफ फॉर एवर होनी चाहिए, उसकी लेगेसी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। जैसे रिलायंस में पहले धीरू भाई अंबानी थे, फिर अब मुकेश अंबानी है, आगे जाके उनके बेटे और उनके बच्चे संभालेंगे। तो फॉर एवर एक लेगेसी चलती जा रही है जो कि बिजनेस में चलती रहनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम अपने एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। कौन से एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये असम्पशन ना हो तो हमारा लॉन्ग टर्म कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी असम्पशन। दूसरी असम्पशन कौन सी हमारी, कंसिस्टेंसी असम्पशन। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग मेथड्स है ना, वो हर साल सिमिलर रहने चाहिए। मेथड्स शुड रिमेन सिमिलर और कंसिस्टेंट, रिमेन कंसिस्टेंट या फिर सिमिलर। क्यों रहने चाहिए सेम या फिर क्यों रहने चाहिए कंसिस्टेंट ईयर ओवर ईयर? अब एक बात देखो, क्रिकेट में भी ना किसकी बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि एक प्लेयर 10 मैच खेला, 10 मैचों में सपोज मान लो उसने एक मैच में मारे 110 रन, दूसरे मैच में मारे 90 रन, बाकी मैचेस में रन ही नहीं मारे, उसने बहुत कम रन मारे। तो लोग क्या कहते हैं, इसके पास फॉर्म तो है शायद बट इसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। अच्छा प्लेयर है, वी नो दैट, इसके पास रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। तो कंसिस्टेंसी नहीं आती तो उसको हटा दिया जाता है, खराब परफॉर्मेंस मानी जाती है। सेम वे अकाउंट्स में भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना आपके मेथड्स में, अकाउंटिंग मेथड्स में, तो थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस मानी जाती है। इन द सेंस कि अगर आप सोचो मैं एक साल में कुछ मेथड्स फॉलो कर रहा हूँ, दूसरे साल में कुछ मेथड्स फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा अपने प्रॉफिट्स का और अपनी ट्रांजैक्शंस का, जो भी मेरी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं? मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सर ऐसे कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। डेप्रिसिएशन में ना, डेप्रिसिएशन एक चैप्टर आएगा अभी आपका आगे, उसके अंदर ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिशिएट करने के एसेट्स को। तो उनमें से 2 मेथड आपको बताता हूँ सिंपल सिंपल। एक होता है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको मैं कहता हूँ SLM, और एक होता है मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, WDV। अब मान लो 2018 में मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ और मैं 2019 में आते ही कौन सा मेथड अडॉप्ट कर लेता हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो क्या मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों में वैल्यूज अलग अलग आती हैं, दोनों के प्रीमाइसेस अलग अलग हैं, तो मैं कंपैरिजन ही नहीं कर पाऊंगा। अब जब मैं कंपैरिजन नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे इंप्रूवमेंट लाऊंगा? सपोज मेरे को पता लगा कि मेरी पिछले साल सेल्स कुछ हुई थी, मान लो 1 लाख हुई थी, इस साल मेरी सेल्स 1,20,000 हो रही है, लेकिन इन्वेंट्री जो मैंने वैल्यू करी थी, जो मैं सेल्स में गुड्स बेच रहा था, उनकी वैल्यूएशन लास्ट ईयर कुछ और थी, इस साल कुछ और है। मैंने लास्ट ईयर कुछ और मेथड फॉलो किया था, इस साल कुछ और मेथड फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या मुझे मुझे पता लग पाएगा कि सेल्स इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है या कंसिस्टेंट रह रही है? अगर मेरे को पता ही नहीं लगेगा तो अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स कैसे करूंगा? हम सारे तरक्की करने के लिए बिजनेस में तरक्की नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास वैल्यूएशन अलग अलग मेथड्स हो रखी होगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन, अब कहते हैं अक्रूवल अजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अक्रूवल अजम्पशन का क्या मतलब होता है? अब इसके अंदर क्रूअल नहीं है, क्रुएलिटी नहीं है, बट क्या है, अक्रूवल है, ACCRUAL, अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल का क्या मतलब होता है, देखो अब सपोज हमने ना, चलो मैं मान लो मैंने बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने एक सैमसंग का शोरूम खोला हुआ है। उसके अंदर क्या होता है, मैं रेंट देता हूँ, मैंने वो रेंट पे कहीं शोरूम लिया हुआ है। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, तो मेरा रेंट जाता है 1 अप्रैल को, एडवांस में रेंट जाता है। मैंने इस दिन रेंट पे किया, रेंट पेड 50,000। कितना पे किया मैंने रेंट? 50,000। अब हुआ क्या, अब नेक्स्ट मंथ आ गया, 1 मई।
फर्स्ट मेरे को, मेरे पास अभी कैश नहीं था, थोड़ी कैश की दिक्कत चल रही थी और मेरा जो लैंडलॉर्ड था मुझसे कैश में ही रेंट लेता था। मैंने उनको बोला भी चेक से ले लो तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं कहता हूँ कैश तो मेरे पास अभी है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 जून को मैंने उनको कितना रेंट दे दिया, मैंने उनको दोनों महीनों का रेंट एक साथ दे दिया। मैंने कहा सर ये लो आप 1 लाख रुपए पकड़ो मेरे से रेंट, 1 लाख रेंट पेड फॉर कौन कौन से पीरियड के लिए, मई एंड जून। 2 पीरियड्स के लिए मैंने उनको रेंट दिया। कौन से पीरियड के लिए, मई पीरियड के लिए और जून पीरियड के लिए, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था मई में, तो मैंने अब जून में उनको 1 लाख दे दिया। बट एक बात बताओ, मैं अपने अकाउंट्स में जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं 1 लाख, ये मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? क्या मैं इसको जून में रिकॉर्ड करूंगा या 50,000 मई में, 50,000 जून में? देखो एक होता है कैश कॉन्सेप्ट, एक होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कैश कॉन्सेप्ट कहते हैं जब कैश गया या आया उस दिन रिकॉर्ड करो कैश के ट्रांजैक्शन। अब मेरा कैश कब गया, मेरा कैश गया 1 जून को। बट अगर मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे आ जाऊं, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिंस आपका जो रेंट था वो मई के महीने को परटेन करता था, भले ही आप उसको जून में पे करो, भले ही आप अगले साल पे करो, भले ही आप 10 साल बाद पे करो, बट आप वो एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करोगे, कब करोगे रिकॉर्ड? आप वो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे मई में। आप उसको जून में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, आप उसको कब रिकॉर्ड करोगे, मई में। क्योंकि वो परटेन किस पीरियड को करता था, जिस पीरियड को परटेन करती है ना चीज, कोई भी एक्सपेंस या रेवेन्यू, उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। अब सर कैश कॉन्सेप्ट भी तो होता है, कैश किस टाइम गया और आया। तो मैं मना नहीं कर रहा आपको, कैश बुक भी मेंटेन करते हैं हम। कैश बुक में हम मेंटेन करेंगे कि 1 जून को हमने कैश दिया, बट जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जहां पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहां पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, किस डेट को गया मेरा रेंट, वहां पे रिकॉर्ड करेंगे मेरा रेंट मई के महीने के लिए था, तो मैं मई में ही डालूंगा। राइट है। अब मई में मैंने जैसे सपोज रेंट नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, तो मई में वो रेंट क्या बन जाता है मेरा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग है ना, मैंने अभी देना है ना, तो जब मेरे को देना मेरी एक ऑब्लिगेशन हो गई। तो ऑब्लिगेशन होती है तो क्या होती है, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटीज क्या होती है, जो मैंने बाहर देना है लोगों को, वट एवर आई ओ टू पीपल, दैट इज माई लायबिलिटी। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया फर्स्ट मई को, मई के महीने तक वो आउटस्टैंडिंग रहा। जून में जब मैंने दोनों महीनों की पेमेंट कर दी, तब वो क्या हो गया, मेरा रेंट पेड हो गया। बट वो रेंट पेड मेरा किस पीरियड को परटेन करता था, मई को 50,000 और जून में 50,000। तो मैं 1 लाख जो पे किया मैं रिकॉर्ड करूंगा 50,000 मई में, कर चुका ही होऊंगा पहले ही, ऑलरेडी जून तक आने का वेट नहीं किया होगा, मैंने मई में ही रिकॉर्ड कर लिया होगा कि मेरा रेंट का खर्चा है इस महीने, और मैंने फिर जून में रिकॉर्ड किया होगा 50,000। ठीक है। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कैश कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया कि कैश बुक में हम 1 लाख जून में ही रिकॉर्ड करेंगे, मई में कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मई में हमारे पास कैश नहीं था। तो ये 3 हमारे पास फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, इन तीनों को कहते हैं फंडामेंटल अजम्पशंस। और ये हमें किसने दिए हैं ये अजम्पशंस? ICAI। ICAI क्या है मेरा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप में से बहुत लोग आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। तो आपको इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा अपने फॉर्म्स लेकर, अपने मार्कशीट्स लेकर और एडमिशन लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो याद रखो ये नाम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। इसने ये 3 फंडामेंटल अजम्पशंस दी हैं। कौन कौन सी 3 अजम्पशंस हैं? पहली हो गई सर गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन मेरी कौन सी हो गई? मेरी हो गई कंसिस्टेंसी अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन अभी हमने ताजी ताजी पढ़ी, क्या नाम है उसका, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अक्रूवल अजम्पशन। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये फंडामेंटल अजम्पशंस हो गई, अब बाकी के अजम्पशंस देखते हैं कौन कौन सी है। बाकी कॉन्सेप्ट और अजम्पशन में कहते हैं कौन कौन सी है हमारी। फोर्थ अजम्पशन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी में क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने यहाँ पे ना 2 ड्राइंग्स बनाई हैं, एक कौन है, एक ओनर है और दूसरा क्या है, बिजनेस है। तो बिजनेस एंटिटी क्या कहता है, कहता है ओनर को सेपरेट रखो और बिजनेस को सेपरेट रखो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैंने शुरू में बताई थी कि अकाउंट्स पढ़ने से पहले हम क्या चीज़ सीखेंगे कि हम अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के एंगल से करते हैं, अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के हिसाब से बनते हैं। किसके हिसाब से नहीं बनते? जो उसका ओनर होता है, जो उसका मालिक होता है, उसके हिसाब से कभी भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं। हम हमेशा कैसे करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब मैं अगर पैसा लगाता हूँ अपने बिजनेस में, तो बिजनेस क्या कहता है कि मेरे को अपने ओनर को एक दिन पैसा वापस करना है। हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, अगेन एंड अगेन मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं। मैं कौन हूँ बिजनेस के लिए, मैं भी एक उधारी हूँ, मैंने बिजनेस को उधार दिया हुआ है। क्या उधार दिया हुआ है, जो मैंने कैपिटल लगाई है। मैं बिजनेस में क्या लगाता हूँ, कैपिटल लगाता हूँ। सपोज मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, कैपिटल लगाई अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो जो मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के लिए तो मैं उधारी बन गया ना, क्योंकि मैंने बिजनेस को क्या दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है। सो बिजनेस के लिए मैं क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया कि बिजनेस ने मेरा पैसा एक दिन मेरे को लौटाना है। बिजनेस अलग चीज है और ओनर अलग चीज है, ये बात मान के चलना, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं हमेशा बिजनेस के हिसाब से करेंगे। फिर कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नाम से समझने की कोशिश करो, दो चीजें आ रही हैं इसके अंदर, मनी, दूसरी चीज क्या आ रही है, मेजरमेंट। समझने की कोशिश करो, सोचो सोचो क्या होगा। ये कहता है कि जितनी भी चीजें मेजरेबल इन मनी होती है ना, मनी टर्म्स, सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which can be expressed in monetary forms। मॉनिटरी फॉर्म। अच्छा सर, इसका कुछ एग्जाम्पल दो। ठीक है बच्चों, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब आज मान के चलो एप्पल कंपनी है या फेसबुक कंपनी है। अब इसमें से फेसबुक से चलो अगर मार्क जुकरबर्ग आज हट जाए, अपना बिजनेस किसी और को बेच दे, क्या इम्पैक्ट आएगा फेसबुक पे, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा इम्पैक्ट। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम उस इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे अकाउंट्स में, भले ही उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो या बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा हो। जब फायदा या नुकसान होगा तो उसको तो रिकॉर्ड करेंगे करेंगे, बट क्या जो हम फेसबुक का जो हमने ओनर था मार्क जुकरबर्ग, अगर मैं उसको हटाने का जो प्रोसेस है, क्या उस प्रोसेस को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, या मैं उसको हटाया जो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा कहीं पे भी, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मनी के टर्म्स में मेजर मैं कर ही नहीं सकता आज। आप कहोगे सर उसके जाने से 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है, 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर कोई अलग अलग नुकसान बता रहा है। सारे अगर इंडिविजुअल सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करके एक नुकसान बताएं तो मैं फिर भी रिकॉर्ड कर सकता था, बट इसका कोई रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मार्क जुकरबर्ग के जाने से कितना नुकसान होगा, कितने एंगल तक, कितने हमारे पास इंटेंसिटी का नुकसान होगा हमारा, तो मैं बता ही नहीं सकता, हर कोई अलग अलग चीज़ें बोल रहा है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिंपली क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी या मॉनिटरी बेनिफिट्स में जो हमें बता सकती हैं। क्लियर है। अब आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें पता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा, तो बहुत सालों तक चलेगा तो क्यों इसकी अकाउंटिंग करनी है हर साल, क्यों करनी है भाई, सीधा जब बहुत सालों तक चलेगा तो बहुत सालों बाद देख लेंगे क्या प्रॉफिट हुआ क्या फायदा हुआ। बट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो हम बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम ना करते साल दर साल, हम कब करते हैं, एवरी ईयर हम करते हैं, एवरी ईयर के इवन एवरी डे करते हैं। एवरी डे कर करके छोटे छोटे पीरियड्स को क्लब करके हम एक साल की अकाउंटिंग करते हैं, फिर अगले साल की अकाउंटिंग करते हैं, फिर उससे अगले साल की अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अगर ना होता तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते ही नहीं। हम क्या करते, गोइंग कंसर्न फॉलो करते, हम कहते बहुत सालों तक चलना है तो बहुत सालों बाद देख लेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमने अपने बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड्स में बांट के सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज से, अकाउंटिंग करने के पर्पज से, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के पर्पज से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ किसमें, अकाउंटिंग पीरियड्स में। स्मॉल पीरियड्स होते हैं, कैसे पीरियड्स होते हैं, डे टू डे बेसिस पे भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकते हैं। आई होप ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सबको क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। फिर कहते हैं कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा जी सर ये क्या चीज़ है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल का एक मतलब तो समझ आ गया, हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में हुआ। अब मैंने सपोज क्या किया, मैंने 1/10/2011 मैंने इस दिन क्या खरीदी, एक मैंने खरीदी थी बिल्डिंग। अच्छा सर कितने की ली थी बिल्डिंग, मैंने ली थी, चलो ले लेते हैं 40 लाख रुपए की। कितने की ली थी, 40 लाख रुपीज़ की। अब हुआ क्या, दिल्ली में रहता हूँ मैं, दिल्ली में मेट्रो बन रही है, मेरा बिजनेस भी दिल्ली में है। अब मेरे बिजनेस के पास से निकलने लग गई क्या, मेट्रो। प्रोजेक्ट आया कि मेट्रो बनेगी, यहाँ पे मेट्रो बन गई। अब मेरी इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए आपके हिसाब से,
सर इस बिल्डिंग की वैल्यू हो जानी चाहिए 45 lakhs। दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर इसकी तो वैल्यू करो आप 80 lakhs। एक और आता है वो कहता है सर इसकी वैल्यू रखो आप 70 lakhs। मैं कहता हूँ भाई किसकी सुनूं, किसकी सुनूं। फिर वैल्यूअर आता है, एक वैल्यूअर एक्सपर्ट्स जो होते हैं जो वैल्यूएशन करते हैं, वो आके कहते हैं सर आप इसकी वैल्यू रखो 50 लाख। मैं कहता हूँ ठीक है। फिर मैंने दूसरे वैल्यूअर से पूछा, दूसरा वैल्यूअर कहते हैं सर आप इसकी वैल्यू रखो कितनी 52 lakhs। तो मैं कहता हूँ भाई लोग शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सबने ऐसे ऐसे वैल्यूज बताई हैं, हर कोई अलग अलग वैल्यू बता रहा है। कोई भी सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स नहीं है जिससे आप इन वैल्यूज पे आ रहे हो। हर किसी का अपना अपना कहना है कि सर इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए। जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट है वो भी कुछ अजम्पशंस यूज करके वैल्यू बता रहा है, बट उनमें भी मैं जितने वैल्यूअर एक्सपर्ट से पूछूंगा हर कोई अलग अलग वैल्यू बताएगा, कोई भी सिमिलर या सेम वैल्यू नहीं बताएगा। मान लो अगर दो वैल्यूअर सेम वैल्यू भी बता रहे हैं तो तीसरा खड़ा हो जाएगा जो कि अलग वैल्यू बताएगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी जो बिल्डिंग है ना या आपका कोई भी एसेट है, आप उसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, जितने पे आपने उसे खरीदा है। रिकॉर्ड द एसेट एट अ प्राइस एट विच इट वॉज परचेज्ड। भाई 40 लाख की ली थी ना आपने बिल्डिंग, उसको 40 लाख पे रिकॉर्ड करते हुए चलो, ठीक है। अब ऐसे मशीनरी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मार्केट वैल्यू भले ही ऊपर नीचे हो, कहते हैं अभी मार्केट वैल्यू से कंसर्न नहीं है, हम रिकॉर्ड किन वैल्यूज पे करेंगे, जिस वैल्यू पे हमने खरीदा है। जिस वैल्यू पे हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट। सिंस हमने पास्ट में कभी खरीदा होगा तो उसको क्या कह देंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताओ, अपनी बुक पे नाम पढ़ना जरा, नाम क्या दिया हुआ आपकी बुक का। देखो देखो कवर पेज देखो, सबसे पहला पेज देखो, जो कवर है उसके ऊपर लिखा है, क्या लिखा है उसके ऊपर, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था, आइडिया दिया था, हम आगे जब पढ़ेंगे ना जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, हमारी एक ट्रांजैक्शन होती है डेबिट की और एक ट्रांजैक्शन होती है क्रेडिट की। तो जब हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना, उसके अंदर दो इफेक्ट्स आते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट आता है। ये जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। तो इसलिए कहता है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करो ना, कोई भी, नेम एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, डुअल इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट का होगा एक क्रेडिट का होगा। हमेशा हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स पड़ेंगे। अच्छा कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, कोई भी, चलो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेरे पास 50,000 पड़े थे, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो दो ट्रांजैक्शन सर इसके अंदर क्या हुई, मैं बताता हूँ ना क्या हुई। एक तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई, मेरा कैश बैलेंस घट गया। तो मेरी ये दो ट्रांजैक्शन थी, बैंक बैलेंस बढ़ना और कैश घटना। सर अच्छा हमने सेल्स करी, सेल्स के अंदर क्या डुअल एस्पेक्ट होगा। मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपको बताता हूँ क्या डुअल एस्पेक्ट होगा। सेल करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, कैश आएगा, और जाएगा क्या, मेरे गुड्स जाएंगे। तो दो ट्रांजैक्शंस हो गई, कैश आया और गुड्स गए। सर अच्छा अगर आपने उधार पे बेचा होता सामान, उधार पे आपने सामान बेचा होता तब तो कैश नहीं आया आपके पास। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे क्या गए, सेल्स हुई, मेरी गुड्स गए, और मेरे पास क्या आ गया, डेटर आ गए मेरे पास। डेटर कौन होते हैं, जिनसे मैंने पैसा लेना है। तो मेरी बुक्स में कैश की जगह क्या आ गए, डेटर्स आ गए, जिनसे मैं कल को पैसे लूंगा, तो वो भी मेरे एसेट्स हो गए। कैश भी मेरा एसेट है और डेटर्स भी मेरे एसेट्स हैं। तो गुड्स गए और मेरे पास डेटर्स आ गए, जिनको उधारी पे माल बेचा आज नहीं तो कल वो मेरे को कैश दे देंगे। हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट होता है। आप मेरे को बताना सर कमेंट्स में कि सर ये बताओ कि इस ट्रांजैक्शन में कैसे डुअल एस्पेक्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा फिर डुअल एस्पेक्ट उस ट्रांजैक्शन का कैसे होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन सोच लो अपने दिमाग में, कोई भी, जैसे जो भी आ जाती है दुनिया जहान की कोई भी ट्रांजैक्शन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डुअल एस्पेक्ट अकाउंट्स के परस्पेक्टिव से कैसे होगा, ठीक है। अब कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहते हैं रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्निशन की जगह आप यहाँ पे इंटरचेंजेबली क्या यूज करते हो, रियलाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब हुआ, कहते हैं रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करो, रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो जब वो
आपको मिल चुका है या जब वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है। सपोज आज क्या होता है, मेरे पास 1 अप्रैल को ऑर्डर आया कि हमें क्या चाहिए, 50 टीवीज चाहिए, आप बेच दो हमें 50 टीवीज। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं 50 टीवीज सप्लाई करूंगा। मैंने 50 टीवीज कब सप्लाई करे, मैंने सप्लाई करे 15/4 को। 15/4 को मैंने सेल कर दी, सेल्स हो गई मेरी 50 टीवीज की। ठीक है, ऑर्डर आया था 1st 4 को, सेल हुई है 15/4 को। तो मैं कब रिकॉग्नाइज करूंगा, सेल का क्या मतलब होता है कि मैंने डिस्पैच कर दी, मैंने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी। अभी तक ओनरशिप किसके पास थी, मेरे पास थी, मेरे नाम पे थे वो गुड्स। अब मैंने आगे थर्ड पार्टी को, जो मेरा कस्टमर है, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिए गुड्स। तो मेरी सेल किस दिन रिकॉग्नाइज होगी, 1 अप्रैल को होगी या 15 अप्रैल को होगी, 15 अप्रैल को होगी मेरी सेल्स रिकॉग्नाइज, मेरी 1 अप्रैल को नहीं होगी, क्योंकि 1 अप्रैल को तो ऑर्डर आया था। सपोज मैंने मान लो 10 अप्रैल को मैं माना होता ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, मैं 10 अप्रैल को मान गया कि मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूंगा, ऑर्डर एक्सेप्टेड। बट अभी भी मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो नहीं कर रहा हूँ। ओनरशिप मैं किस दिन ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 15 अप्रैल को। तो कहते हैं रेवेन्यू तब रियलाइज है, तब रिकॉग्नाइज करो जब वो हो चुका है। सिर्फ बातों बातों में नहीं होगा कि आपने फोन किया कि माल भेज दो, मैंने कहा ठीक है मैं भेज रहा हूँ, तो मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। नहीं, जब तक मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा तब तक मैं उसको रियलाइज नहीं करूंगा, तब तक मैं उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करूंगा। ये रियलाइजेशन और रिकॉग्निशन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इनका मीनिंग सेम होता है यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है मुझे, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है आपकी इनकम या आपको जिस चीज के लिए फंड मिला है ना, जिस चीज के लिए आपको पैसा मिला है, तो अपने एक्सपेंसेस भी आप उसी में से निकालो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ, मैं एक एनपीओ चलाता था, मैं क्या चलाता था, एक एनपीओ चलाता था। एनपीओ किस चीज का था, मेरी थी स्पोर्ट्स अकेडमी। मेरी क्या थी, स्पोर्ट्स अकेडमी थी। स्पोर्ट्स अकेडमी में क्या हुआ, किसी बंदे ने आया, कोई बंदा आके बोला कि मैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप बताओ मैं कैसे मदद करूँ आपकी। तो मैंने कहा कि हमारा मैच हो रहा है, क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ना हमें प्राइजेस देने हैं, तो आप वो प्राइजेस के लिए, ट्रॉफीज वगैरह के लिए पैसे दे दो। तो उसने मुझे पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए, उसने मुझे दिए 10,000 रिसीव्ड फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहता है जो ये 10,000 आपको पैसा मिला है ना, अब आप जितने भी एक्सपेंसेस करोगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के, तो इनमें से माइनस करना आप वो खर्चे। सपोज मेरे ट्रॉफीज में लगे 5,000, सर्टिफिकेट्स पे लगे 2,000, बस इतना ही खर्चा था। मेरे पास बैलेंस कितना रह गया यहाँ पे, 3,000। तो कहते हैं 3,000 भी आपके स्पेशल फंड के पड़े रहने चाहिए। आपने मैच कर लिया अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। कैसे मैच कर लिया, 10,000 मिला था प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसमें से मैंने 5,000 किसके दे दिए, जो हमने ट्रॉफीज दी, और 2,000 किसके दे दिए, सर्टिफिकेट्स के। ये किसके हैं, ट्रॉफीज के, और ये किसके हैं, सर्टिफिकेट्स के। ये मेरी क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग फंड। तो कहता है कि मैच करते हुए चलो अपने रेवेन्यू को और अपने एक्सपेंसेस को। अब 3,000 को आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। जब आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करोगे या जब आप सर्टिफिकेट्स दोगे, आप जब कोई ऐसी कोई सेरेमनी करोगे, 3,000 वहीं पर ही यूज करना। समझ में आ रही है ये चीज। तो कहते हैं मैच करते हुए चलो अपने रेवेन्यूज को और अपने एक्सपेंसेस को। जिस चीज के लिए इनकम आई है या जिस चीज से इनकम हो रही है, उसी के खर्चे उसमें से माइनस करते हुए चलो। अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है, कहता है हर इंसान का ना अपना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, बट जब इंसान अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा होता है ना, तो अपने ऑब्जेक्टिव को उसको साइड में रखना चाहिए। और उसको कैसे करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग करनी चाहिए उसे। कैसी अकाउंटिंग करनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। भाई उसके अपने पर्सनल बायसेस हटा के, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हटा करके उसको कैसे करनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। एक ऑनेस्ट इंसान की तरह उसे सारी अकाउंटिंग करनी चाहिए। वो कोई भी चीज़ हाइड ना करे और वो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा शो ना करे, जिससे कि क्या हो, नुकसान हो। किसको नुकसान होगा, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं बिजनेस के। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, मैनेजमेंट, ओनर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, शेयर होल्डर्स। जितने भी लोग बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, जिनका भी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, वो लोग इफेक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो इसलिए हमें कैसे करनी चाहिए अकाउंटिंग, हमेशा ट्रू एंड फेयर। कुछ भी गलत फैक्ट्स या कुछ भी गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए।
कोई भी स्टेटमेंट्स हाइड नहीं करनी चाहिए, अपने पर्सनल बायसेस नहीं लाने चाहिए। तो हमारे ये टोटल 11 अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स हैं। शुरू से एक बार नाम पढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से करे थे। 3 हमारी फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो गई कि बिजनेस हमेशा चलता रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हो गई कि मेथड्स ऑल अक्रॉस द ईयर्स सेम रहने चाहिए, बट हम इसमें रिजिड नहीं हो जाते कि हर साल सेम रखेंगे। कई बार अगर ज़रूरत पड़े कि भाई लगता है कि अगर दूसरा मेथड अडॉप्ट करता हूँ और मेरी अकाउंटिंग अच्छी हो जाएगी, उससे मैं अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर पाऊंगा, या मेरे को लॉ ने बोला कि अकाउंटिंग मेथड चेंज करो, तो मैं कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि साल दर साल हर बार सेम रहेगी, बट हाँ अगर ज़रूरत है तभी चेंज करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, तो जब घर कब शिफ्ट करते हैं? जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है कि घर शिफ्ट करना है। हर साल थोड़ी घर शिफ्ट करता रहता हूँ, तो वैसे इसको रिलेट करते हुए चलो। पहली गोइंग कंसर्न, दूसरी हमने कंसिस्टेंसी करी, थर्ड हमने करी अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन क्या होता है? जिस महीने का खर्चा होता है या जिस महीने की इनकम होती है उसी में ही रिकॉर्ड करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। फिर आ जाती है बिजनेस एंटिटी कि भाई आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। अकाउंट्स किसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे? बिजनेस के हिसाब से प्रिपेयर करोगे। अगला मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कहते हैं जितनी भी चीज़ों को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड मत करो, जरूरत नहीं है हमें उसकी। फिर क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कहता है अगर ये असम्पशन नहीं होती तो बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट रहता है, अगर ये असम्पशन नहीं होगी तो हमारे पीरियड्स एक एक साल या क्वार्टर वाइज या हाफ ईयर वाइज वो नहीं बन पाएंगे और हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। अगली असम्पशन क्या कहते हैं? कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड मत करो, एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करो? जितने का खरीदा उतने पे करो। फिर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि हर एंट्री के दो साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। इसके बारे में जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताऊंगा। और हाँ, इसमें मेरे को कमेंट्स में बताने वाले हो कि सर ये मेरे दिमाग में ट्रांजैक्शन आई, इसके बारे में आप बताओ कि इसकी डेबिट साइड क्या होगी या क्रेडिट साइड क्या होगी, इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होगा, दो ट्रांजैक्शंस क्या होंगी इसके अंदर। फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमें कि जब रेवेन्यू हमारा रियलाइज होगा उसी टाइम हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले या बाद में नहीं करेंगे। फिर कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, भाई जिस चीज़ के लिए इनकम है उसी से खर्चा निकालो उसका। फिर लास्ट कहता है ऑब्जेक्टिविटी की ट्रू एंड फेयर रखो अकाउंट्स को और पर्सनल बायस से दूर रखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से दूर रखो। आई होप ये 11 आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, असम्पशन से क्लियर होंगी। पहली 3 फंडामेंटल हैं, बाकी की रिमेनिंग है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज की क्लास का, फाइनल टॉपिक है आज की क्लास का। इसके बाद एक IFRS के बारे में बहुत छोटा सा नोट है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, थ्योरी है उसके अंदर थोड़ी सी। अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करता है। पहला कहता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर। दूसरा कहता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तीसरा कहता है, अच्छा मैंने तीसरे में भी यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर लिख दिया। मैं पहले आपको ये बताता हूँ, पहले दो बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको पहले दो बताता हूँ यहाँ पर। पहले दो में क्या कह रहा है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में क्या कहते हैं? फुल डिस्क्लोजर में कह रहा है कि मेरे को क्या करना है फुल डिस्क्लोजर के अंदर, जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास जिससे मेरे अकाउंट्स इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी की सारी बता दो। जी हाँ, सारी की सारी फुली डिस्क्लोज कर दो, फुली डिस्क्लोज कर दो सारी की सारी चीज़ें। अब क्या क्या डिस्क्लोज कर सकता हूँ मैं फुली? अगर मैं कोई मेथड चेंज करना चाह रहा हूँ अगले साल, अभी नहीं कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ? चेंज ऑफ मेथड्स, चेंज ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स, चेंज ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स हो गए मेरे, ये चेंज करना चाह रहा हूँ मैं। और क्या मैं करना चाह रहा हूँ? मैं मान लो किसी एक नए डायरेक्टर को लाना चाह रहा हूँ। भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन बता दो जिससे इफेक्ट हो मेरे अकाउंट्स या हो सकते हैं फ्यूचर में। भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, भले आज मार्क जुकरबर्ग जाएगा, बट अगर मेरे को पता लग जाए कि फेसबुक छोड़ के जा रहा है मार्क जुकरबर्ग, तो इम्पैक्ट तो आएगा बिजनेस पे। एटलीस्ट मेरे को ये पता तो होना चाहिए, भले ये मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, लेकिन मेरे को ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके पता होने से मेरे को क्या रहेगा? अगर मैंने फेसबुक के कुछ शेयर्स खरीदे होंगे तो मैं सोच विचार कर सकता हूँ कि मेरे को शेयर्स बेचने हैं या खरीदने हैं। और अगर कोई और बंदा आ रहा है मार्क जुकरबर्ग को रिप्लेस करके, तो मेरे को पता लग जाए कौन आ रहा है। उसके आने से क्या होगा? उसके आने से मुझे पता लग जाएगा कि ये बंदा मार्क जुकरबर्ग से बेटर है या बेकार है। बेटर होगा तो मैं शायद फेसबुक के और शेयर्स खरीद लूंगा, और अगर बेकार होगा तो मेरे पास जो फेसबुक के अभी शेयर्स पड़े होंगे मैं उसको बेच दूंगा। तो इसलिए फुल डिस्क्लोजर कहते हैं कि अपने अकाउंटिंग मेथड्स, जितनी भी चीज़ें आपके अकाउंट्स को इफेक्ट कर सकती हैं, न्यूमेरिकल डेटा को इफेक्ट कर सकती हैं, वो बताते हुए चलो, सारा का सारा डिस्क्लोज करते हुए चलो। दूसरी क्या कन्वेंशन है? दूसरी मटेरियलिटी की है। ये पहले वाले के अगेंस्ट है, ये पहले वाली कन्वेंशन के अगेंस्ट है। पहली कौन सी है? फुल डिस्क्लोजर की है।
और दूसरी कौन सी मेरे पास मटेरियलिटी की है, तो फुल डिस्क्लोजर के अगेंस्ट जाता है। ये कहता है कि सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन बताओ, इमटेरियल इन्फॉर्मेशन मेरे को मत बताओ। कौन सी बताओ? सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मटेरियल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? मटेरियल इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक बात बताओ, अगर आज मेरे को पता लग जाए कि टाटा मोटर्स ने 10,000 रुपए का, उसका कोई एम्प्लॉय था उसने चोरी करी है, तो क्या मेरे लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि टाटा मोटर्स का एक एम्प्लॉय 10,000 रुपए निकाल के ले गया? मैं कहूँगा मेरे लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर कुछ भी इन्फॉर्मेशन? मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। टाटा मोटर्स करोड़ों की कंपनी है, करोड़ों की, लाखों करोड़ों अरबों की कंपनी है। अगर उसमें से कोई 10,000 निकाल लेगा तो इससे मेरे शेयर्स पे या मेरे किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बहुत छोटी सी ट्रांजैक्शन है। इतने बड़े, अगर मैं समुद्र में से अगर एक बूंद निकाल लूँ ना, तो उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैसी इन्फॉर्मेशन है। तो कहते हैं इस इन्फॉर्मेशन को दो ही मत। ये इन्फॉर्मेशन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है इमटेरियल। खाली कौन सी इन्फॉर्मेशन दो? मटेरियल इन्फॉर्मेशन दो। कौन सी इन्फॉर्मेशन दो? मटेरियल इन्फॉर्मेशन दो। अब मटेरियल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके विदेश भाग गया, क्या ये मेरे लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल है सर। 9,000 करोड़ लेके भागा, 9,000 रुपए लेके नहीं भागा, 9,000 करोड़ रुपए लेके भागा है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, इससे मेरे अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे। तो हम जब भी ऑडिट करते हैं उसके अंदर हम मटेरियलिटी निकालते हैं कि इतनी अमाउंट से ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन मेरे लिए मटेरियल होगी और इस अमाउंट से नीचे वाली इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इमटेरियल होगी। आई होप ये क्लियर है आपको। फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा अगेंस्ट चलते हैं, थोड़ा सा अगेंस्ट है एक दूसरे के, बट हमें दोनों कन्वेंशन फॉलो करनी है। हमारा लास्ट कौन सा? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सर ये क्या होता है कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का मतलब मैं बताता हूँ। देखो पहले ऊपर क्या कह रहा था? फुल डिस्क्लोजर, कि भाई सारे इन्फॉर्मेशन बताते हुए चलो, कुछ भी चेंज हो रहा है बताते हुए चलो। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो मेरे को इम्पैक्ट करेगी। फुल डिस्क्लोजर में कौन सी? विच विल impact the business and what? Numerical data of business in what? In प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जो भी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फिगर्स को आगे जाके इंपैक्ट कर सकती है इन्फॉर्मेशन, वो मैं बताता हुआ चलूंगा। फिर कहते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कहते हैं सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन बताओ, सिर्फ यही वाली मटेरियल इन्फॉर्मेशन बताओ, और कौन सी इन्फॉर्मेशन मत बताओ? इमटेरियल इन्फॉर्मेशन को, इमटेरियल इन्फॉर्मेशन को मत बताओ। भाई अगर किसी ने टाटा मोटर्स में एक गले में से 10,000 रुपए चुरा लिए तो मेरे को मत बताओ वो, क्योंकि वो एक बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे अकाउंट्स को इम्पैक्ट नहीं करेगी, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर कह देते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कहता है जितने भी आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस होने हैं उनको पहले ही एंटिसिपेट करते हुए चलो। कहता है एंटिसिपेट ऑल लॉसेस and expenses, but don't anticipate future incomes, don't anticipate future incomes। कहते हैं खर्चे जितने तुम्हारे होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, एंटिसिपेट मतलब उसका अंदाजा लगाते हुए चलो और उसको रिकॉर्ड करते हुए चलो। जैसे मैंने सामान बेचा था 1,00,000 रुपए का, मैंने सेल करी थी 1,00,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, तो मेरे को पता था जो सामने वाली पार्टी है थोड़ा सा उसका दिमाग फिसल सकता है पेमेंट करते वक्त। कैसे फिसल जाएगा? 1,00,000 रुपए जब मैंने उसको माल बेचा है तो मुझे 95,000 ही शायद देगा, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं 5,000 रुपए का प्रोविजन बनाता हुआ चलता हूँ। मैं 5,000 रुपए का खर्चा अभी से बनाता हुआ चलूंगा कि मैं डाउटफुल हूँ। उस प्रोविजन को क्या कहेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि मेरे को नहीं लग रहा कि 5,000 रुपये मेरे देगा, बाकी के 95,000 दे देगा। तो मैं एक खर्चा पहले से ही अज्यूम करते हुए चलता हूँ, बट हो सकता है वो मुझे 1,05,000 भी तो दे सकता है।
क्या पता वो मेरे को कहे कि सर आपने टाइम पे माल पहुंचा दिया, हमारी रेपुटेशन बन गई, हमारे क्लाइंट के साथ अच्छे संबंध बन गए आपके माल भेजने की वजह से, तो वो मेरे को 1,05,000 भी तो दे सकता है। बट हमारा अकाउंट्स कहता है कि ज़्यादा जो इनकम होने वाली है उसको मत एंटिसिपेट करो। क्या करो, जो तुम्हारे ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं ना उसको एंटिसिपेट करो। जैसे अब आप लोगों का एग्जाम होता है और आपकी तैयारी नहीं हुई होती, तो आप शुरू में क्या सोच रहे होते हो तैयारी के टाइम, कि मैं छुट्टी का क्या बहाना मारूं, कि मेरी तबीयत खराब है या क्या है। बट हो भी तो सकता है उस दिन आपने जो पढ़ा हो वही आए एग्जाम में। तो आप हमेशा लेकिन क्या सोच के चलते हो कि मैं छुट्टी करूं, छुट्टी करूं, छुट्टी करूं, और छुट्टी का क्या बहाना मारते हुए चलूं। तो जितने भी लॉसेस और एक्सपेंस होते हैं उनको मैं एंटिसिपेट करता हुआ चलता हूं, उनको मैं रिकॉर्ड करता हुआ चलता हूं। बट जो मेरी फ्यूचर इनकम्स होने वाली हैं उनको मैं नहीं करता हुआ चलता। ये यहाँ पे 3 ही कन्वेंशन हमारे, 3 से ज़्यादा कन्वेंशन नहीं है। हमने पीछे कितने कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस करे, 11, और 3 हमारे कन्वेंशन हो गए, टोटल 14 हो गया हमारे पास। तो आपको ये सारे के सारे लर्न करने हैं, समझने हैं, एग्जाम में ये आएंगे एक्सप्लेन करने को। ये 1 मार्कर में भी आ सकते हैं क्योंकि ये थ्योरी का चैप्टर है, अभी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं शुरू हुआ है तो इसके अंदर थ्योरी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, ग्लास छोटा सा आपको टॉपिक बता देता हूँ IFRS के बारे में। IFRS क्या होता है हमारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होता है सर, ये अभी तक तो गैप पढ़ रहे थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपने शुरू में बताया यहाँ पे। ये क्या होता है IFRS। अब क्या होता है, देखो अलग अलग कंट्रीज है ना, अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती हैं। बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता, बट हर किसी का थोड़ा बहुत चेंज होता है। मे बी मेरे यहाँ डिप्रिसिएशन में कुछ चल रहा हो, उनके वहाँ डिप्रिसिएशन में कुछ चल रहा हो US में। तो हर कंट्री का थोड़ा सा अलग अलग होता है। बट अब क्या ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, आपको पता है हर कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है। तो अगर मेरे अकाउंट्स अलग फॉर्मेट में होंगे, अलग फॉर्म में होंगे, तो उनके अकाउंट्स अलग फॉर्म में होंगे, अलग फॉर्मेट में होंगे। कंपेयर नहीं कर सकता, बहुत सारे एनालिसिस नहीं कर सकता, कुछ कुछ अलग होगा हमारा। तो कैसे करें, तो एक बॉडी है, बॉडी कौन सी है, कौन सी बॉडी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस बॉडी ने क्या बनाया, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कहता है इंटरनेशनली आप लोग सिमिलर वे में अपने अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करो, अपने अकाउंट्स को दिखाओ, ताकि हम क्रॉस कंट्री कंपैरिजन, क्रॉस कंट्री एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो ये पहले कौन होता, पहले क्या होता था, पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था। इसको पहले क्या कहते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको किसने रिप्लेस कर लिया, इसको रिप्लेस कर लिया IFRS ने। IFRS की फुल फॉर्म आपको पता लग गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, और जब आपस में हम क्रॉस कंट्री कंपैरिजन करते हैं अकाउंट्स का, तब इनको यूज़ करते हैं। एक सिमिलर फॉर्मेट होता है हर कंट्री का, उसके अंदर हम इसको बनाते हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो IFRS अपना ले या अपने अकाउंट्स को IFRS के हिसाब से ठीक कर ले। तो इंडिया अपने अकाउंट्स को IFRS के स्टैंडर्ड्स पर लेकर आ रहा है धीरे धीरे, कुछ लेवल तक ले आया है, कुछ लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब आज का मैंने आपको जितना करवाया है, एक बार ढंग से पढ़ लेना, इसको बुक से भी देख लेना, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। बाय बाय, टेक केयर।